नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं इस वक्त हाजिर हूं ब्रेकिंग बुलेटिन लेकर आपके दरमियान। इस बुलेटिन में हम अब तक की तमाम ब्रेकिंग न्यूज पेश करते हैं आपके सामने और बाकायदा उन खबरों का विश्लेषण करते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज के ब्रेकिंग बुलेटिन की और पहली ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि संसद से पाकिस्तान पर प्रहार किया गया। जबरदस्त अंदाज में सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ये वार पाकिस्तान पर संसद के अंदर से किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी और पाकिस्तान को अभी इस तरह से पानी नहीं दिया जाए। We were told, please. We were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले प्लीज। Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had won. Please. We had won. We had won that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow. ब्रेकिंग बुलेटिन में रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। यहां सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो कॉन्क्लेव है इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य भर के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं सीएम युवा उद्यमी योजना के मिशन निदेशक को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। मिशन निदेशक। आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप से अपने बहुमूल्य समय देके हम लोग को प्रेरित किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय, तो सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 की तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का आगाज किया और अपना संबोधन भी दिया। युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में युवाओं की ताकत का जिक्र किया। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। आपको बता दें कि संसद परिसर में संग्राम नजर आया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में यह विरोध प्रदर्शन किया गया इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से। दरअसल केरल में ननों की गिरफ्तारी का विरोध जताया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके अलावा बिहार एसआईआर मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही ट्रंप के बयान पर भी विपक्षी हमलावर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दाल में कुछ तो काला है। बता दें आपको कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन संसद परिसर के अंदर लगातार किया जाए। केरल में ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराज है विपक्ष। इसके अलावा बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी आक्रामक अंदाज अपनाया हुआ है और ट्रंप के बयान को लेकर भी विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक मूड है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दाल में कुछ काला है। Ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. They do not take action on anything concrete. So I don't expect action, but it is our job to push them and pressurize them as much as we can. 3 ladies with another bunch of ladies, they should. मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा। तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब
हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला, हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं, उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये मैं कंडम करता हूँ। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान के हवाले से। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो पूरा किया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया, भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का भ्रामक प्रचार, पूरी दुनिया में पीएम को प्यार मिलता है, ये भी कहते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को ना जाने क्या हो जाता है। विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में पीएम की वजह से भारत का डंका बज रहा है। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी पूरा किया है। ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है, जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन था, जिस प्रकार से विपक्ष वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने संसद को डिस्टर्ब करने का काम किया था, रोकने का काम किया था, आज और कल ये पूरा का पूरा शीशा देश के सामने आया है। मोदी जी ने जब सिंदूर ऑपरेशन और महादेव ऑपरेशन, उसके माध्यम से जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया था, उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया आदरणीय मोदी। ब्रेकिंग बुलेटिन में दे रहे हैं आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया। विपक्षी नेताओं को लेकर मोहनलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी में आने को इच्छुक हैं विपक्ष के नेता। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों से प्रभावित हैं विपक्षी नेता। विपक्षी पार्टियों के लोग बीजेपी में आने के लिए इच्छुक हैं। संगठन में नए कर्मठ चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी देना बीजेपी की सकारात्मक परंपरा है। ये बड़ा बयान दिया है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर एक तरह से बयान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा बीजेपी का संगठन नए नेताओं को जिम्मेदारियां देने में विश्वास रखता है। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट हरियाणा बीजेपी की तरफ से किया गया। और अगली ब्रेकिंग न्यूज सीईटी का इम्तिहान देने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जी हाँ, सीईटी एग्जाम में अपेयर होने वाले अभ्यर्थी अब अपने आंसर्स देख सकते हैं। सीईटी ग्रुप सी 2025 से जुड़ी बड़ी खबर है। सीईटी परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। HSSC की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दी गई है। 26 और 27 जुलाई को पेपर हुआ था सीईटी का। 2 दिन तक दो शिफ्ट्स में पेपर हुआ। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसे लेकर पोस्ट किया।
और लिखा कि अभ्यर्थियों के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। कोई भी समस्या होने पर आयोग को बताएं, 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लिखा, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, 26 और 27 जुलाई 2025 को 4 शिफ्टों में संपन्न हुई CET 2025 ग्रुप सी परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को आंसर की से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो वो अपनी आपत्ति आयोग को दर्ज करा सकते हैं, जिसकी आखिरी तिथि 1 अगस्त 2025 है। इसलिए अगर आप सभी की आंसर की में कोई भी आपत्ति हो तो उसे जल्द से जल्द दर्ज कराएं ताकि आयोग जल्द परिणाम घोषित कर सके। और CET के बाद अब हरियाणा में HTET की बारी है। हरियाणा में आज और कल HTET परीक्षा आयोजित की जा रही है। 1352 सेंटर्स पर यह परीक्षा होने जा रही है। करीब 4.5 लाख भावी टीचर ये परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर AI कैमरों से नजर रखी जाएगी। आज इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है और कल डबल शिफ्ट में HTET का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कल दोनों ही शिफ्ट में पेपर होगा, सुबह भी और शाम को भी। HTET करवाने के लिए बंदोबस्त पूरी तरह से चाक चौबंद है। AI कैमरों से पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर नजर रखी जाएगी। तो हरियाणा में CET के बाद अब HTET की बारी और HTET के इम्तिहान हरियाणा में कंडक्ट किए जा रहे हैं। 2 दिन तक ये पेपर होने आज और कल। आज इवनिंग शिफ्ट में और कल दोनों शिफ्ट में। करनाल से मेरे साथी हिमांशु नारंग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं HTET को लेकर। पूरे हरियाणा के अंदर आज HTET की परीक्षा है और इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अभी आपको बता दें कि हाल ही में CET की परीक्षा करवाई गई है और बेहद ही अच्छे तरीके से वो संपन्न हुई है। अगर करनाल में HTET की परीक्षा की बात करें तो आज लेवल 3 की परीक्षा है, जिसके लिए तकरीबन 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जो HTET की लेवल 3 की परीक्षा है उसके अंदर PGT परीक्षा होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो 12वीं कक्षा और +1 के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा बात करें, ये परीक्षा तकरीबन 3 बजे शुरू होगी और 5:30 बजे खत्म होगी और परीक्षा में जो प्रवेश है अभ्यर्थियों का वो 2 बजे तक रहने वाला है, यानी कि 2 बजे से पहले अभ्यर्थी वहां पर पहुंच जाए। बायोमेट्रिक एंट्री होगी, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, आधार कार्ड लेकर जाना होगा और बाकी व्यवस्था वहीं पर प्रशासन की तरफ से की गई है। कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, यानी कि किसी और की जगह कोई और अभ्यर्थी जाकर परीक्षा ना दें। वहीं अगर बात करें कल आने वाले कल की, तो कल सुबह 10 बजे भी परीक्षा है, जो तकरीबन 12:30 बजे तक चलेगी। वो लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें TGT की परीक्षा होगी और उसके लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें कल शाम की, तो 3 बजे परीक्षा दोबारा से शुरू होगी और वो लेवल 1 की परीक्षा होगी, वो 5:30 बजे तक चलेगी। उसमें 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि 3 शिफ्ट के भीतर तकरीबन 13,500 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई भी नकल ना हो। और साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है या फिर CCTV कैमरे की व्यवस्था है, वो प्रशासन की तरफ से की गई है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। मुठभेड़ में एक बदमाश के ढेर होने की खबर है यमुनानगर में। जी हाँ, यमुनानगर से ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात नौनी राणा गैंग का बदमाश इस एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया। कुख्यात बदमाश भीम एनकाउंटर में मारा गया। सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच मुठभेड़ हुई। रटौली रोड पर यह एनकाउंटर हुआ। बदमाश पर फिरौती मांगने के मामले दर्ज है। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। यमुनानगर में एनकाउंटर हुआ और बदमाश को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बदमाश के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिरौती मांगने के कई मामलों में ये बदमाश वांछित रहा है। आपको ये भी बता दें कि बदमाश ने पहले पुलिस पर
फायरिंग की बचने के लिए और फिर पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गया। यमुनानगर के रटौली से ये तस्वीरें सामने आई। ये जो जगह आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर यमुनानगर से आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुठभेड़ के दौरान एक वांछित बदमाश ढेर कर दिया गया। बता दें आपको कि फिरौती मांगने के कई मामलों में ये बदमाश वांछित था। इसके अलावा कई संगीन मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। यमुनानगर पुलिस के एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि एक इनामी बदमाश जो है वो एनकाउंटर में ढेर किया गया है। और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यमुनानगर के रटौली क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। क्योंकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश, जिस पर 20,000 का इनाम भी बताया जा रहा है, वो यहाँ पर इसी क्षेत्र से निकल रहा है। यहाँ पर सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर जैसे ही पुलिस को इस बदमाश ने देखा तो पुलिस पर इसने फायरिंग भी की है और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसको इनकाउंटर में जो है ढेर कर दिया है। पुलिस के लिए काफ़ी सिरदर्दी जो था वो बना हुआ था, क्योंकि यमुनानगर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी थी जिसमें फिरौती मांगना जो था बदमाशों के लिए आम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये चुनौती जरूर थी और आज जो है पुलिस की हम बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। क्योंकि बताना चाहूँगी कि 14 तारीख को इस बदमाश ने एक व्यापारी से फिरौती मांगी थी और भी कई मामले, संगीन मामले जो थे इस बदमाश पर थे और भीम इसका नाम बताया जा रहा है। अब जो है पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, पुलिस को जो ये भीम नाम का बदमाश है उसको जो है ढेर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी बदमाश हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सबक है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। यमुनानगर में एनकाउंटर के दौरान बदमाश को ढेर कर दिया गया। कई मामलों में वांछित था। और अब ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। आग से मची अफरा तफरी के हवाले से कुल्लू के भला गांव में आग का कहर नजर आया। यहां कॉटेज में भीषण आग लगी। आग लगने से कॉटेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। कुल्लू से ये बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। आप भी तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितनी खौफनाक आग ये लगी है। एक कॉटेज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग से बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू से अपने टीवी स्क्रीन पर। आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया यहाँ पर और एक कॉटेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इससे आपको बता दें कि आग की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत यह है कि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस कॉटेज में ये आग लगी है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। कुल्लू से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आग से अफरा तफरी मच गई। यहाँ बलगांव में ये आग लगी है। कॉटेज आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और अगली ब्रेकिंग न्यूज है कि मिट्टी में मिला दिए गए आतंकी। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी इन आतंकियों की। सेना की तरफ से बयान आया। जम्मू पुलिस का साझा ऑपरेशन था सेना के साथ। ये सेना ने 3 हथियार भी बरामद किए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना का अभी भी जारी। तो ब्रेकिंग बुलेटिन में ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके टीवी स्क्रीन पर। आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया सेना की तरफ से। पुंछ इलाके में 3 आतंकियों को ठिकाने लगाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बता दें आपको कि 3 आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर के दौरान घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और इस मुठभेड़ में आतंकियों को ढेर कर दिया गया। संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी सेना की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू पुलिस और फौज का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। सेना ने 3 हथियार भी बरामद किए हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन अब भी जारी। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होगा। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेंगलुरु से शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया है।
अल-कायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है शमा परवीन। इससे पहले 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होगा अब इसके बाद। इस तरह की उम्मीद है। शमा परवीन नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक दूसरी टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी वीरजीत परमार, पीआई एएस चावड़ा, वायरलेस पीआई मृणाल शाह, पीएसआई एमएन पटेल, बीजे पटेल तथा एएसआई हिनाबेन मकवाना, इनकी टीम को बेंगलोर भेजा गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज़ की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अल-कायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज जम्मू और कश्मीर से दे रहे हैं आपको। यहाँ एक बस पुल से गिर गई। कुल्लान में बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुल से नीचे गिर गई एक बस। सिंध नदी में ये बस गिर गई। नदी के तेज बहाव में बस फंस गई थी। एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। ये अभियान लगातार जारी। ये देखिए, ये बस गिर गई पुल से नीचे और आपको बता दें कि अब राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। ये बस पुल से गिर गई। गई। आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। ये बस तेज बहाव में गिर गई नदी में। सिंध नदी में ये बस गिर गई थी और अब बचाव अभियान लगातार जारी। पुल से ये बस नीचे गिर गई थी जम्मू और कश्मीर में। और आप बता दें कि किन्नौर के रिब्बा नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बाढ़ के बाद माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है। रिब्बा नाले की तरफ जाने से लोगों को मना किया गया। तो किन्नौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ बाढ़ आ गई है रिब्बा नाले में और इसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि इसकी तरफ ना जाए। हालांकि गनीमत ये है कि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस हादसे में बड़ा माली नुकसान हो गया है। किन्नौर से बाढ़ की तस्वीरें आप देखें।